हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 7 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बायो सावर्ट नियम को पढ़ते हुए उसका उपयोग करते हुए हम वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर चुके हैं। वो फर्स्ट सब टॉपिक था। नेक्स्ट जो उसका सब टॉपिक है वो है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बाय यूजिंग बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट नियम का उपयोग करते हुए वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ओके, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसका जो मैथमेटिकल डिस्कशन है, गणितीय व्याख्या है, वो अधिक नहीं है, परंतु ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस डायग्राम को केयरफुली समझें। ओके, यह स्टार्ट करते हैं। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ये वृत्ताकार कुंडली है और ये किस प्रकार से स्थित है? इस प्रकार से। अगर ये वृत्ताकार है, इस प्रकार से अगर ये वृत्ताकार कुंडली है तो इस प्रकार से रखी गई है। ये बोर्ड का तल है और ये इस प्रकार से। कुंडली का तल और बोर्ड का तल एक दूसरे के लंबवत है, राइट। और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है वामावर्ती, लेफ्ट हैंडेड जो डायरेक्शन है वो कौन सी होती है? इस प्रकार से वामावर्ती ये डायरेक्शन और राइट हैंड ये वाली। तो यहां पर इस कुंडली के अंदर वामावर्ती दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। धारा की जो दिशा है वो है वामावर्ती। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इसमें धारा प्रवाहित हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप देखें इसको, घड़ी की जो सुई के मूवमेंट की जो दिशा है उसकी विपरीत दिशा। इस प्रकार ये कुंडली है, इस प्रकार धारा प्रवाहित हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। अब वृत्ताकार कुंडली का अक्ष क्या होता है? इसके केंद्र से पारित और इसके तल के लंबवत जो रेखा होती है वो कुंडली का अक्ष कहलाती है। तो इधर भी इसका अक्ष है, लेकिन हम राइट हैंड साइड को यहां डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो ये OX कुंडली के अक्ष को व्यक्त कर रहा है। इस कुंडली के किसी बिंदु पर हमें इस अक्ष के किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मान लीजिए ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, राइट। कुंडली में धारा का मान है I, कैपिटल I। इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए, बायो सावर्ट नियम को जब भी हम अप्लाई करते हैं हमें कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करना होता है। लास्ट वीडियो में भी हमने यही देखा था। इस वीडियो में भी हम इस कुंडली को अल्पांशों में विभाजित करते हैं, लेकिन यहां पर हम इस कुंडली को व्यासतः अभिमुख अल्पांशों में विभाजित करेंगे। देखिए, व्यासतः अभिमुख, इसका अर्थ क्या है? कुंडली का व्यास, वृत्ताकार कुंडली का व्यास परिधि के इन दो बिंदुओं को मिला लें। तो यहां पर हम सबसे पहले ये पॉइंट ले लेंगे, एक अल्पांश ये और एक अल्पांश ये, समान लंबाई के हैं और इस व्यास पर स्थित हैं। तो सबसे पहले हम एक व्यास पर स्थित दोनों अल्पांशों के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति देखते हैं। किस प्रकार से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होती हैं और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है, ये हम इस व्यास पर स्थित
दोनों अल्पांशों की सहायता से प्राप्त करेंगे। क्लियर है? वैसे इस कुंडली, संपूर्ण कुंडली को हम व्यास अभिमुख अल्पांशों में विभाजित करते चले जाएं तो संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली को हम कवर कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर हम सबसे पहले ये अल्पांश लेते हैं। एक तो ये अल्पांश और ये अल्पांश, दोनों अल्पांशों की लंबाइयां समान है और ये मान लेते हैं हम dl और ये भी dl अल्पांश ए बी, ये a डैश b डैश। अब इस अल्पांश में धारा के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करते हैं। देखिए यहां ये स्थिति है और ये पॉइंट यहां है, इस प्रकार से ये अल्पांश है। देखिए आप इस तरह समझ सकते हैं, ये अल्पांश ए बी है और ये पॉइंट P मान लेते हैं, ये पॉइंट P है। तो ये स्थिति, अब आप देखिए ये जो डिस्टेंस है ये लेते हैं हम r, अल्पांश से जो सीधी दूरी है प्रेक्षण बिंदु की उसको हम स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। ओके, O से जो P की दूरी है वो है स्मॉल x और इसकी जो त्रिज्या है वो है कैपिटल R। वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या कैपिटल R है। करेक्ट? अभी देखिए इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होगी, यह पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा यह हम पढ़ चुके हैं। अंगूठा अगर धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। अब यहां पर आप केवल अल्पांश को देखिए, इस अल्पांश को देखते हैं और P बिंदु को यानी R त्रिज्या का एक वृत्त बनाए हैं। जैसे ये मान लीजिए अल्पांश है AB, ये AB अल्पांश है। इससे R दूरी पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देखना चाहें, ये बिंदु मान लीजिए R है, तो ये इस प्रकार स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। आप इस तरह से इमेजिन कीजिए कि ये अल्पांश है, इस अल्पांश से ये दूरी R है, तो यहां से एक वृत्त जा रहा है इस प्रकार से। तो ये इस त्रिज्या को R को, ये जो मिलाने वाली रेखा है अल्पांश और P को, इसके लंबवत, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इसके लंबवत होगी। ये है dP। आई थिंक आप समझ गए होंगे। हम यहां पर क्या देख रहे हैं, केवल अल्पांश देख रहे हैं और ये बिंदु है यहां। इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होगी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दूरी है इसका एक वृत्त बना लिया और स्पर्श रेखीय दिशा में इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी और ये जो दिशा है इसके लंबवत। तो यहां देखिए R के लंबवत। करेक्ट? यहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना है, क्योंकि अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो हम इसको घटकों में वियोजित नहीं कर सकते dB को। करेक्ट? तो ये तो है इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ओके, अब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान क्या होगा, देखिए बायो सावर्ट नियम के अनुसार, बायो सावर्ट नियम से AB के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए क्या होगा, dB
दिशा हमने यहां मेंशन कर दी है, ये दिशा है, इसके लंबवत ये 90 डिग्री का कोण। अब हम परिमाण ज्ञात करना चाह रहे हैं, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अल्पांश से c की दूरी कितनी है? स्मॉल r, करेक्ट। अब एंगल कौन सा है? अल्पांश और r के मध्य कोण कितना है? इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, हम ये कोण देख लेते हैं लेकिन ये कोण नहीं है। इस अल्पांश को देखिए और ये देखिए, ये अल्पांश और ये कोण, थीटा का मान 90 डिग्री है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 इक्वल्स टू क्या होता है? 1। थीटा की वैल्यू यहां पर 90 डिग्री है, करेक्ट। तो ये हो गया dB का मान, परिमाण। इसमें यहां dB लगा देते हैं, ये इक्वेशन 1। डायरेक्शन चित्र में प्रदर्शित है, यानी dB का मान कितना है ये, और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों हम प्राप्त कर चुके हैं। अब इसके व्यास से अभिमुख जो अल्पांश है a डैश b डैश, इसके कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। देखिए इसको भी मिला दें इससे, ये डिस्टेंस r, दोनों व्यास से अभिमुख है, तो ये डायरेक्शन सेम रहेगी। ये डिस्टेंस r हो गई। अब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इसके लंबवत रहेगी, वो इसके लंबवत नीचे की ओर dB। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र मान लो dB डैश है, तो ये dB डैश और ये 90 डिग्री। अब dB डैश का मान याद करते हैं। A डैश B डैश के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, वही डिस्टेंस है, बस डायरेक्शन अलग है। बट यहां पर हमने इसका नाम dB डैश लिखा है, dB डैश। बाद में इसको प्रूव करेंगे dB और dB डैश का परिमाण समान है। तो देखिए dB डैश इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये बायो सावर्ट नियम, यहां थीटा का मान यहां भी 90 डिग्री है, नीचे से ऊपर की ओर होगा तो ये एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। सेम वही सिचुएशन है। तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया dB डैश। अल्पांश में धारा I है, अल्पांश की लंबाई dl है, दूरी समान है r। तो ये मान देखिए किसके इक्वल आ रहा है? dB के। ये मान dB के तुल्य है, ये इक्वेशन। dB डैश और dB का मान इक्वल है, समान है, परंतु दिशाएं अलग अलग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? dB और dB डैश दोनों के जो डायरेक्शन है वो समान है। क्लियर? अब इस बिंदु पर हम परिमाण और दिशा ज्ञात करना चाह रहे हैं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। इन दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? देखते हैं। यहां पर हम एक लंब खींचते हैं परपेंडिकुलर, ये पॉइंट है P, और ये कोण इसके साथ अल्फा है।
तो ये कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा। ये कोण अगर अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा। अब dB को हम घटकों में वियोजित करते हैं, इस दिशा में और इस दिशा में। देखिए ये होगा dB cos अल्फा। ये हमें पता है कोण के साथ वाला जो घटक है वो dB cos अल्फा होगा, और ये dB cos अल्फा, dB डैश cos अल्फा। ये dB डैश है तो ये dB डैश cos अल्फा। अब इसका ये घटक ये हो गया dB sin अल्फा, और इसका dB डैश sin अल्फा। क्लियर है? ये कोण अगर अल्फा है तो हम इस सदिश को, dB सदिश को, इस पर आप सदिश लगा सकते हैं और dB डैश पर भी सदिश लगा सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन को व्यक्त कर रहा है। यहां अल्फा अगर कोण है तो ये dB cos अल्फा होगा, ये dB sin अल्फा होगा, और अगर ये dB डैश सदिश है तो ये अल्फा के साथ वाला घटक dB डैश cos अल्फा होगा, और ये dB डैश sin अल्फा होगा। ओके, अब इस पॉइंट पर हम देखते हैं क्या हो रहा है। बराबर एवं विपरीत घटक एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं। sin cos अल्फा का मान समान रहेगा, dB और dB डैश का मान समान है, तो बराबर एवं विपरीत घटक एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। बराबर और विपरीत घटक एक दूसरे को यहां निरस्त कर रहे हैं, तो cos अल्फा घटक का यहां पर कोई योगदान नहीं है। cos अल्फा घटक का चुंबकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है, योगदान किसका है, केवल sin अल्फा का, क्योंकि इन दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के साइन घटकों का योग होता है। तो जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है इन दोनों के कारण, दोनों अल्पांशों के कारण किस दिशा में है, x दिशा में, i कैप दिशा में आप बोल सकते हैं, और इन दोनों का योग होगा। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इन दोनों का योग, dB sin अल्फा प्लस dB डैश sin अल्फा। क्लियर है? अब देखिए ये तो है केवल दो अल्पांश। इस प्रकार अगर हम संपूर्ण कुंडली को विभाजित करते चले जाएं, संपूर्ण कुंडली को व्यास्थ अभिमुख अल्पांशों में विभाजित करें एक कपल के रूप में, एक व्यास्थ अभिमुख दो अल्पांश एक साथ लेते हुए इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करें, तो उसकी दिशा x दिशा में प्राप्त होती है, और सबके cos घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इसके cos घटक जिस प्रकार निरस्त कर रहे हैं, अगर ये व्यास लें हम, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के cos घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, sin घटक केवल जुड़ेंगे। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, व्यास अभिमुख सभी अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के साइन घटकों के योग के तुल्य। करेक्ट? यही पॉइंट है जिसे यहां समझना है। cos घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अब देखिए dB की वैल्यू μ0/4π/IdL/r² है। संपूर्ण कुंडली के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र और एक पॉइंट और आपने देखा, संपूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा x दिशा में है। ओके, तो यहां आप राइट हैंड पाम रूल भी अगर लगाएंगे, वामावर्ती दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी, वहां से भी हम इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। अब संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए B है, तो ये क्या होगा, समेशन dB sin अल्फा। सभी घटकों के जो साइन, चुंबकीय क्षेत्र के जो साइन घटक है उन सब का योग, समेशन dB sin अल्फा। अब हम क्या करें, dB का मान रखते हैं। देखिए यहां पर एक पॉइंट और, अगर ये कोण अल्फा है तो ये कितना होगा,
90 माइनस अल्फा। अगर ये कोण अल्फा है तो ये 90, क्योंकि 90 डिग्री है, ये 90 माइनस अल्फा होगा। इन दोनों का योग 90 होना चाहिए। अगर ये 90 माइनस अल्फा और ये दोनों लंबवत है, ये दोनों लंबवत है, तो ये कोण कितना होगा? अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा तो ये अल्फा होगा। इसी प्रकार नीचे भी ये अल्फा और ये 90 माइनस अल्फा। करेक्ट। अब इस त्रिभुज में देखिए आप, इस त्रिभुज में ओ ए बी पी में ये त्रिभुज है, ये है आर, ये है अल्फा, ये है एक्स और ये है कैपिटल आर। इससे हम साइन अल्फा निकाल लेते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? साइन अल्फा इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण। साइन का मान होगा इसके सामने वाला लंब और ये कर्ण है। साइन अल्फा होगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। डीबी का मान पुट करते हैं और साइन अल्फा का मान पुट करते हैं। देखिए क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू है डीबी की, ये डीबी का मान है। और साइन अल्फा का मान क्या है? कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। करेक्ट। ये वैल्यू है साइन अल्फा की। तो यहां देखिए, ये राशि नियत है, धारा नियत है, और इस कुंडली से जो बिंदु P है वो x एक निश्चित बिंदु है, ये प्रेक्षण बिंदु है। तो परिधि के सभी बिंदुओं से P का जो मान है वो P से जो दूरी है वो स्मॉल r ही रहेगी। तो ये भी एक तरह से नियत राशि है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, इस प्रकार ये जो दूरी है ये सब के लिए स्मॉल r रहेगी। तो यहां अगर जितने भी हम अल्पांश बनाएंगे उनकी P से जो दूरी है वो स्मॉल r प्राप्त होती है। तो इसमें देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वायर गुणा आर, ये आर क्यूब, और यहां पर समेशन होगा डीएल का। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब, म्यू नॉट आई आर, और समेशन किसका होगा? डीएल का, क्योंकि डीएल का समेशन करेंगे तभी आप संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली को प्राप्त कर सकते हैं। तो समेशन डीएल, सभी डीएल का अगर हम योग कर दें तो ये किसके तुल्य होगा? परिधि के तुल्य। अगर इन अल्पांशों को जोड़ दें, सभी अल्पांशों को जोड़ दें, सभी अल्पांशों की लंबाइयों को जोड़ दें, तो हमें इस वृत्त की परिधि प्राप्त होती है। तो इसका परिधि का मान होता है 2 पाई आर। तो यहां पर हम पुट कर दें b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब 2 पाई आर, समेशन डीएल होता है 2 पाई आर। ये वृत्त की परिधि के तुल्य है। अब यहां देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, 2 2 जा 4। तो b का मान म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। ये मान है इस वृत्ताकार कुंडली के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। क्लियर? अब इसको हम स्मॉल r के पदों में व्यक्त न करके त्रिज्या और x के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। देखिए यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं।
पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आर क्यूब चाहिए हमें, तो यहां आर का मान होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। तो आर की वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 3/2। आर का मान 1/2 है, उसकी क्यूब 3/2 हो जाएगा। तो ये यहां पर हमने अक्ष पर से जो बिंदु है वो केंद्र से कितनी दूर है x, तो उसके पदों में इसे व्यक्त कर दिया। जनरली हम इस सूत्र को ज्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि केंद्र बिंदु की प्रेक्षण बिंदु से सीधी दूरी को व्यक्त करता है। क्लियर? अब अगर इसमें कुंडली में फेरों की संख्या n है, यदि फेरों की संख्या n हो तो b इक्वल्स टू n से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मान है इस वृत्ताकार कुंडली के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। सदिश रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है। डायरेक्शन क्लियर है? डायरेक्शन है वो किस दिशा में है? एक्स दिशा में। तो एक्स एक्सिस के लिए हम एकांक सदिश आई कैप काम में लेते हैं, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं अक्षीय दिशा में ही है उसकी दिशा। सदिश रूप में सदिश b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 एक्स कैप। ये जो डायरेक्शन है वो एक्स कैप है। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी एक्स कैप है। इस सूत्र की सहायता से हम x के अलग अलग मान लेते हुए b का मान प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो x का मान हम 0 पुट करेंगे और b का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। b और x के मध्य ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए x के विभिन्न मान लेते हुए हम ग्राफ बनाएंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स ये, और एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने जो देखी है स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में इस टॉपिक में, वो ये है कि यहाँ दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता है कि ये डायरेक्शन कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इट्स वेरी सिंपल, इसको आप एक सरल रेखा माने और सीधा उसको मिला दें और फिर जो नियम है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का वो लगाते हुए dB की दिशा प्राप्त करें। यहाँ पर dB की दिशा प्राप्त करना और उसे समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे जो घटक है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं आप। ओके, होपफुली ये वीडियो क्लियर है आपको। थैंक यू।